आज हम लोग पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। आज हम लोग सीखेंगे भारत की न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था किस तरह से हमारे देश में काम करती है, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं इस पाठ में। विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्यायमंडल भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधानमंडल का जो काम है वह है कानून बनाना, और कार्यकारी मंडल का काम है उसका कार्यान्वयन करना, अर्थात जो भी कानून बनाया गया है वह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इसे देखने का काम, उसे लागू करने का काम, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम कार्यकारी मंडल। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। अब न्यायपालिका का क्या योगदान है, न्यायपालिका आवश्यक क्यों है, न्यायपालिका अगर नहीं हो, क्या होता, क्या परेशानियां होती, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी सोचने का तरीका होता है, उसकी अपनी मान्यताएं होती है, धारणाएं होती है, श्रद्धा संस्कृति सबकी भिन्न भिन्न है। और भारत जैसे देश में तो अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, विभिन्न अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की बोली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब इन लोगों में मति भिन्नता हो सकती है। मति भिन्नता अर्थात सोचने का तरीका, जैसे मेरी सोच अलग होगी, मेरे जो साथी हैं उनकी सोच अलग हो सकती है। तो मत भिन्नता के कारण कभी कभी संघर्ष उत्पन्न होता है, कभी कभी आपस में तनाव होता है, और कभी कभी इस चीजों के निपटारे के लिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो निष्पक्ष रूप से न्याय दे सके। इसीलिए न्यायपालिका बनाई गई है। यह एक निष्पक्ष व्यवस्था है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के कार्य करने वाला सिस्टम। अब यहाँ पर दिया है, व्यक्ति और शासन संस्था में भी इस संबंध को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है, तब वे इसके विरोध में न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। आए दिन हम ऐसे उदाहरण समाचार के माध्यम से देखते हैं कि सरकार ने कोई कानून लागू किया और वो कानून हमें पसंद नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि हम पर इस कानून के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। सरकार संविधान में निहित न्याय और समता इन उद्देश्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी कुछ फैसलों द्वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर सरकार को समर्थन दे सकती है। समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और किन्नरों, ट्रांसजेंडर आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकते हैं। अर्थात कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सरकार का फैसला सही हो और हमने इस पर ऐसा आरोप लगाया है कि यह जो शासन व्यवस्था या जो कानून है हमारे हित में नहीं है। तो ऐसे समय में भी न्यायालय सरकार के साथ खड़ी हो सकती है। उसके फैसले को सभी को मान्य करना होगा। तो इस तरह से जो अलग-अलग लिंग के लोग हैं, स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, किन्नर, सभी के लिए समान शासन व्यवस्था बनाई गई है। और अगर किसी को कोई समस्या है किसी कानून से संबंधित, तो हर व्यक्ति को न्यायालय में जाने का उसका स्वयं का अधिकार है। यह स्वतंत्र है, वह व्यक्ति स्वतंत्र है, जा करके न्यायालय में अपनी मांग रख सकता है। स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्य को मिलते हैं, तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई और बढ़ जाती है। हम जानते हैं बच्चों कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्य रूप से कार्य करते हैं, और ऐसे समय में लोकतंत्र में अगर हमारी आस्था बढ़नी चाहिए, कानूनों का जो क्रियान्वयन है, कार्यान्वयन है, सही तरीके से होना चाहिए। और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वह सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सभी के सहयोग से देश चलता है। और जब कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है, अर्थात अमीर, गरीब, प्रगत, अप्रगत, स्त्री, पुरुष, इन सभी के लिए कानून समान रहता है। यह न्यायदान से स्पष्ट होता है। समय समय पर ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय हस्तक्षेप करता है अगर किसी का अधिकार, उसमें अधिकारों का हनन हो रहा है तब। और ऐसे समय में हमारी आस्था लोकतंत्र में और बढ़ जाती है, जब हमारे पक्ष में फैसला आता है
या सही फैसला आता है। न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट व्यक्ति की दमन दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर रोक लगाई जाती है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है, मनमानी चला रहा है, तो ऐसे समय में न्यायालय मुख्य रोल अदा करता है, निभाता है। अगर कोई किसी दबाव तंत्र का उपयोग करके कोई चीज को लागू किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ न्यायालय अपना फैसला निष्पक्ष रूप से देता है। इस तरह से कोई व्यक्ति भी अगर हम पर अत्याचार करता है, हम पर किसी तरह का जुल्म कर रहा है, हमें लगता है, तो न्यायालय में जा करके हम उसके सामने गुहार लगा सकते हैं और न्यायालय जो सही है उसके अनुसार सही और गलत का निर्णय करता है। न्यायपालिका की रचना कैसे? भारत एक संघ राज्य है और प्रत्येक संघ राज्य का स्वतंत्र विधानमंडल और कार्यकारी मंडल है, परंतु न्यायपालिका मात्र संपूर्ण देश का एक है। परंतु हम जानते हैं कि विधानमंडल अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें चलती हैं और कुछ जो कानून है वह सरकार अपने हिसाब से बनाती है, राज्य सरकारें। और केंद्र सरकार कुछ हम लोगों ने देखा है कि केंद्र का अंतर्गत कुछ मुद्दे आते हैं जिस पर फैसला लेने का पूरा अधिकार केंद्र के पास है। कुछ महाराष्ट्र शासन जिससे हमारा राज्य सरकार है उसके पास कुछ है, और कुछ जो फैसले होते हैं दोनों मिलजुल करके सरकारें लेती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र दोनों मिल करके अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो संघ राज्य इतना बड़ा देश होने के कारण और उस पर भी जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्यायपालिका किसी राज्य या केंद्र की नहीं है, वह अपना फैसला निष्पक्ष और निर्विवाद तरीके से देने का कार्य करती है। अब यहाँ पर क्या है, इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद के स्तर पर उच्च न्यायालय है तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय और उसके पश्चात द्वितीय न्यायालय। अर्थात अगर छोटे से बड़े तहसील लेवल, तालुका लेवल पर न्यायालय बने हैं, उसके बाद फिर जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के ऊपर फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसी न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में है। अब उच्चतम न्यायालय का काम क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसी हमेशा से परंपरा रही। अर्थात जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा, अनुभव के आधार पर उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया है न्यायाधीश चुनने की, उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करे, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए संविधान ने निम्न प्रावधान किए, अर्थात कोई भी न्यायाधीश, कोई भी जज जो है किसी के दबाव में आकर के काम न करे, किसी के प्रेशर में आकर के अपना फैसला न करे, ऐसी न्यायिक व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं। संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें स्पष्ट की। इन पदों के लिए कुशल विधिवेत्ता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति योग्य माना जाता है। अर्थात एक तो न्यायाधीश बनने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया कि जिसके आधार पर ही न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जैसे वह सीनियर होना चाहिए, एक वकील के तौर पर भी कोर्ट में उसका एक लंबा अनुभव होना चाहिए। उसी के साथ साथ कुशल विधिवेत्ता, अर्थात उसको कानून की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इससे राजनीतिक दबाव को दूर रख सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है देश का राष्ट्रपति होता है, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होता। तो राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, बिना किसी दबाव तंत्र के, बिना किसी राजनीतिक तंत्र के हस्तक्षेप के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों को सेवा की गारंटी होती है। सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अर्थात उनकी जो एज है, उम्र है, वह निर्धारित की गई है कि 65 के
वर्ष तक की आयु तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर वे कार्यरत रह सकते हैं और 62 वर्ष की आयु तक वे उच्च न्यायालय में कार्य कर सकते हैं और उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। न्यायाधीशों का वेतन भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है और उस पर संसद में चर्चा नहीं होती, अर्थात संसद भी उनके वेतन पर चर्चा नहीं करता। न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना करना यह भी एक अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा दी जाती है। इस प्रावधान के कारण न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इसका मतलब है न्यायाधीश ने अगर कोई फैसला दे दिया, अगर आपको मान्य नहीं है तो उसके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो, ऐसी न्यायिक प्रक्रिया। किंतु जिस भी न्यायाधीश ने फैसला दिया है उसकी आपको आलोचना नहीं करनी। अगर फैसला अमान्य है तो ऊपर की कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो इससे जो न्यायाधीश है वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और आलोचनाओं से बच जाता है। संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, परंतु न्यायाधीशों को पद से हटाने का और उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। अर्थात न्यायाधीश को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। संसद में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। महाभियोग एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत महाभियोग लगाया जाए और उस महाभियोग को सिद्ध किया जाए, उसके बाद ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब न्यायालय की सक्रियता, न्यायालय में अगर कोई विवाद आता है तो उसे न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। ऐसी न्यायालय के बारे में पारंपरिक छवि है। पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की इस छवि में परिवर्तन हुआ है और न्यायालय सक्रिय हुए हैं। इसका अर्थ है कि न्यायालय अब संविधान में निहित न्याय, समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समाज के दुर्बल वर्गों, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जनहित याचिकाएं क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई फैसला नहीं लिया गया या हमारे खिलाफ कोई कानून, ऐसा लग रहा है हमको कि हमारे खिलाफ कानून बना है, तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं न्यायालय में और न्यायालय उस पर उचित न्यायदान देने का कार्य करता है। तो इस तरह से न्यायालय अपनी सक्रियता दिखाता है, अपनी भूमिका अदा करता है। सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है। अब यहाँ पर दिया है उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या है। संघ राज्य के न्यायालय की भूमिका के रूप में केंद्र शासन और घटक राज्य, घटक राज्य, केंद्र शासन एवं घटक राज्य और घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना। जैसे दो स्टेट्स के बीच में, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में जो समस्या है उसको हल करने का काम उच्चतम न्यायालय का है। केंद्र सरकार और समझो महाराष्ट्र के बीच अगर कोई तनाव चल रहा है किसी के मुद्दे को लेकर के, तो उस पर भी फैसला देने का कार्य न्यायालय करता है। तो इस तरह से दो राज्यों के बीच, केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच अगर कोई तनाव वाले मुद्दे हैं, ऐसे कुछ विवादित मुद्दे हैं, प्रश्न है, तो उसको हल करने का, उसके लिए निर्णय करने का काम उच्चतम न्यायालय करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए आदेश देना। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, अगर उसका कहीं हनन हो रहा है तो भी उच्चतम न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करके न्यायदान देने की प्रक्रिया में सहभागी होता है। कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना। जैसे छोटी अदालत है, कनिष्ठ न्यायालय है, अगर उसका फैसला हमें मान्य नहीं है, अमान्य है, तो उसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील दायर कर सकते हैं। राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श मांगते हैं तो उन्हें सलाह देना। अगर राष्ट्रपति को कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई जानकारी चाहिए, परामर्श करना न्यायालय के साथ राष्ट्रपति कर सकते हैं। इन न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसे समय में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम उच्चतम न्यायालय का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है।
अब यहाँ पर न्यायालयीन पुनरावलोकन के लिए परिच्छेद दिया गया है। उच्चतम न्यायालय पर और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है संविधान का संरक्षण करना। संविधान देश का मौलिक कानून है, यह हम सब जानते हैं। संविधान में जो उल्लिखित बातें हैं उसका पालन सही से हो रहा है या नहीं, यह देखने का काम न्यायालय का है। अब कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगति रखना जरूरी है। संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कृति से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कृति को असंवैधानिक अथवा गैर कानूनी मानकर उसे रद्द कर देता है। न्यायालय के इस अधिकार को पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है। क्या न्यायालय को ऐसा अधिकार होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी रक्षा करने का पूरा दायित्व न्यायालय के पास है। अगर संसद में कोई ऐसा कानून पास होता है जो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, हमारा अहित कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। अब उच्च न्यायालय क्या है? भारतीय संविधान में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होता है। अब इसका अधिकार भी संसद को दिया गया है। वर्तमान में देश में कुल 24 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, ऐसी व्यवस्था की गई। फिर भी हमारे देश में कुछ दो संयुक्त राज्यों को मिला करके एक, अर्थात दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाई गई। इसे हाई कोर्ट कहते हैं। मुंबई में भी हाई कोर्ट है। तो राष्ट्रपति इस उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करके एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके अंडर में अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के कार्य क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का और देखरेख का अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश देने का अधिकार। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। अर्थात राज्यों में जो छोटी अदालतें हैं, कनिष्ठ अदालतें हैं, उसके ऊपर उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय इनके फैसलों को, जो कनिष्ठ अदालतें हैं के अधीनस्थ अदालत है, उनका फैसला रिव्यू करना या किसी भी तरह से अगर वो फैसला सही नहीं है तो उसको निरस्त करने का काम हाई कोर्ट करता है। और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश देने का अधिकार भी उच्च न्यायालय के पास है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। जो गवर्नर होते हैं वो उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय क्या है? जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों को हमेशा संबंध आता है। प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक जिले में, जैसे मैंने बताया कि जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक न्यायालय है और उसका एक मुख्य न्यायाधीश। भारत की कानून पद्धति की दो शाखाएं यहाँ पर दी गई है। पहला है दीवानी कानून, दूसरा है फौजदारी या आपराधिक कानून। दीवानी कानून क्या होता है? लोगों के अधिकारों का हनन करने वाला विवाद इस कानून के अंतर्गत आता है। उदाहरण, जमीन से, अगर किसी ने किसी की जमीन हड़प ली है, किसी के घर में जबरदस्ती करके कब्जा करके बैठा है, भाड़ा पट्टा जैसा विवाद है, विवाह विच्छेद, तलाक जैसी बातें, तो इनसे संबंधित जो विवाद है इसे हम लोग इस अदालत में ले जा सकते हैं। इसे दीवानी अदालत कहते हैं। उसके बाद है फौजदारी कानून। फौजदारी आपराधिक कानून के सहारे गंभीर स्वरूप के अपराधों को हल किया जाता है, जैसे चोरी, डकैती, किसी तरह की शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है या किसी की हत्या की गई है। अपराधों सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना या एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस उसकी जांच करती है, उसके बाद अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और अपराध सिद्ध होने के बाद न्यायालय न्याय देने का कार्य करता है, सजा देने का कार्य करता है। भारतीय न्याय व्यवस्था का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है। भारत की न्यायपालिका ने स्वतंत्रता, संघ और की रक्षा की। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायालय समय समय पर न्याय दान दे करके हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से सशक्त बनाने का काम करता है। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।